गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है लेसन 10। लेसन 10 स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। आइए देखते हैं। हम लोग लेसन 10 में देख रहे थे रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ लिए थे जलवायु, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ये पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे लोग। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरुद्यान यानी वहाँ पर घास फूस कुछ नहीं पाए जाते हैं, एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। वहाँ नील घाटी में लोगों को रहने के लिए जगह मिलती है, वहाँ रहने के लिए मदद करती है। कौन सी घाटी है? नील घाटी। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ जल की उपलब्ध होने की वजह से लोग वहाँ किस चीज़ की पेड़ उगाते हैं? खजूर की। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। वहाँ क्या क्या चीज़, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी वहाँ उगाई जाती है। कहाँ? सहारा में, है ना। कौन सी घाटी में? नील घाटी में, है ना। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में कौन सी उगाए जाते हैं पेड़? कपास के। यह कहाँ है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग तेल की खोज यानी तेल की मांग। आजकल तेल की मांग संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा मांग की जा रही है। इस उत्पाद को अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। और नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों के स्थान है, कौन ले रहा है? ट्रक। सहारा में ऊँट किसके काम आते हैं? व्यापार के काम, यानी सामान लेते हैं और लाते हैं, उसके पीठ पर लाद कर, है ना। तो आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। पहले प्राचीन समय में जिस मार्ग से ऊँट के द्वारा लाया जा रहा था, उस मार्ग में अब क्या बन गया है?
महामार्ग सुपर महामार्ग बन गया है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। नमक का व्यापार ऊँट की जगह अब कौन ले रहा है? ट्रक। तुअरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति हैं के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। जलवासी जनजाति के लोग अब कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? शहर की ओर, और वहाँ जाकर तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? ये सहारा के रेगिस्तान में बोल रहा है ना, तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं ना। वैज्ञानिक तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं, है ना, हम लोग पुस्तक में भी पढ़े हैं, पुस्तक के द्वारा ही हमें जानकारी मिली है। तो सहारा के रेगिस्तान पहले कैसे था? वहाँ पूर्णतः हरा भरा था, वहाँ हरा भरा वाली मैदान था, और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से प्राप्त हुआ था, है ना। तो यहाँ और क्या थे? नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे, और पेड़ों के अंदर कटाई, वायु प्रदूषण आदि से यहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण हरा भरा प्रदेश क्या हो गया? मरुभूमि में बदल गया। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, वहाँ हरा भरा मैदान था उसको, और ये है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता था। अब आगे देखते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ क्या बन जाती है? गर्त यानी गड्ढा। यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए, इधर कहीं ऊंचा नीचे दिखाई दे रहा है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बन जाते हैं। जहाँ गड्ढा बन जाता है वह भूमि जल सतह पर आ जाता है, तो वहाँ क्या बन जाता है? मरुद्यान बन जाता है। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? उपजाऊ होते हैं, लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। कभी कभी यह मरुद्यान, जैसे गर्त बनता है वहाँ की भूमि कैसी हो जाती है? मरुद्यान। और वहाँ की भूमि कैसी होती है? उपजाऊपन होती है, तो उसके आसपास लोग बस जाते हैं, और वह छोटा भी हो सकता है, वह बड़ा रूप भी ले सकता है, वो गड्ढा है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मरुद्यान ही एक ऐसा मरुद्यान, एक विशाल मरुद्यान है जो कितने किलोमीटर फैला हुआ है? 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
लद्दाख कैसा है? एक ठंडा रेगिस्तान है ना, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लद्दाख के बारे में। सबसे पहले हम लोग शब्द की उत्पत्ति पढ़ लेते हैं। लद्दाख शब्दों से लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग, ला का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। अब यहाँ देखेंगे नीचे, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। पृथ्वी के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, यानी कहाँ है वो? लद्दाख में। अब पढ़ेंगे हम लोग ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कैसे रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है ना। चित्र 10.4 इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ठंडा मतलब रेगिस्तान लद्दाख, इसके उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख होती है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड गाज का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ कैसे बनाती हैं? यहाँ छोड़ दे लगता है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी क्या है? मुख्य है, प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। लद्दाख में कई प्रकार की हिमानी यानी बर्फ की नदियाँ। गैंगरी हिमानी, कौन सी हिमानी है? गैंगरी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। यह अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु कैसी होती है? अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है, यानी ठंडा भी नहीं लगता और गर्मी, पर ऊंचाई होने की वजह से वहाँ की परत कैसी है? पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी भी अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है। एवं रात में तापमान 0 से 30 अंश सेल्सियस से नीचे चला जाता है। रात में तापमान कितना हो जाता है? 0 से 30 अंश सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। बर्फ कैसे हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 अंश सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय की पृष्ठीय छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। चूँकि यहाँ
यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ है हिमालय की वृष्टि छाया, यानी बर्फ की, है ना, सबसे ज़्यादा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। वर्षा कितनी होती है उसको बता रहा है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवा एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह क्षेत्र कैसे होता है? बर्फीली हवा एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, इस तरह से बैठना है, उसको यहाँ बताया जा रहा है। आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय में ही, मतलब अच्छा धूप, है ना, को ले सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ देखेंगे लद्दाख। लद्दाख को क्या कहा जाता है? खा पा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिमभूमि। लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है? खा पा चांद भी, जिसका अर्थ क्या होता है? हिमभूमि। अब देखेंगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ अधिक शुष्क के कारण वनस्पति कैसी है? विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। सरपत एक पेड़ है एवं किसके उपवन बाग देखे जाते हैं? पॉपुलर। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। लद्दाख में कई ऐसी पक्षियां हैं जो नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रैवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने में होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से फसल होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। वहाँ जीते जागते हैं बोलना चाहिए, उसमें फल लगते हैं। और लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई
जाती है। और लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कौन कौन से हैं? रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले क्या हैं? सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। कौन कौन से देखते हैं हम लोग? लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, इनमें से देखिए रॉबी, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, इनमें से और कुछ भी हैं जो पक्षी प्रवासी होते हैं। और यहाँ देखेंगे पशु में है ना, लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। उन पशुओं के दूध एवं खाल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? पाला जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ? लद्दाख में, है ना। चीरू या तिब्बती एंटीलोप, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। चीरू या तिब्बती क्या है? एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक एक ऊन के लिए होता है। शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। वह हल्का भी होता है और साथ में कैसे होता है? अधिक गर्म भी। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के वनस्पति निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। लद्दाख एवं तिब्बत की बात चल रही है यहाँ। तो मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या कुछ प्रसिद्ध मठ हैं। अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। परंपरागत जैसे रीति रिवाज के साथ वहाँ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं। हेमिस, थिक्से से एवं लामायुरु। कौन कौन सी हैं? थिक्से, हेमिस से एवं लामायुरु। चित्र 10.5। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में भी अपने आप को व्यस्त रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी
ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी क्या क्या करते हैं? आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में भी अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक कैसी हैं? परिश्रमी होती हैं। वे न केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह। तो सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग लेह को लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, यानी हल्का होता है ना। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण के यह आवश्यकता अनुसार एवं विविधता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। बच्चों, यहाँ पर जगह जगह से देखने के लाते हैं और यहाँ देखने लायक जगह है। तो और संसाधनों की कमी, यहाँ जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण यह आवश्यकता अनुसार एवं विविधता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से गुजरता है? 4। रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनगालाचा ला एवं टांगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यह जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। बच्चों, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये लास्ट चैप्टर था, तो आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। नागरिक शास्त्र खंड अध्याय 6। हमें दुनिया से किसी भी व्यक्ति को से भेदभाव नहीं करना चाहिए। बाल अधिकार क्या है? यह आप लोग का 2 होमवर्क हो गया है ना। और होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।